हेलो बच्चों, माई सेल्फ के गर्ग। और इस वन शॉट क्विक रिवीजन वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर काफी हाई वेटेज का चैप्टर रहता है बेटा। इसके बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री यानी कि थर्मोमीटर के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन, फिर हमारे पास है हीट ट्रांसफर, फिर हमारे पास क्या है बेटा, हीट ट्रांसफर। तो चारों पार्ट्स की वेटेज जो है कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में बहुत हाई रहती है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स, उसका जो है क्विक रिवीजन ऐड करेंगे, बट वो अभी नेक्स्ट नहीं आएगा, थोड़े टाइम के बाद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 12th क्लास का चैप्टर है डिस्कस करेंगे बेटा। तो कैलोरीमेट्री स्टार्ट करते हैं बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए, कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेकर आने की कोशिश करेंगे। फटाफट से, नाम भी जैसे क्विक रिवीजन है तो फटाफट से इस रिवीजन को करेंगे। बस आपको एक बात याद रखनी है कि लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर पॉसिबल हो बेटा तो आप हाइप भी कर सकते। तो कैलोरीमेट्री में सबसे पहले हमारे पास आता है हीट। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन अ फ्लोइंग स्टेट। जो एनर्जी फ्लो कर रही होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और एनर्जी इन ट्रांजिएंट वर्ड भी मोशन में जो हीट एनर्जी है उसके लिए यूज किया जाता है। इट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, हाई से लो जाती है। ऐसा यूनिट जूल होता है। पॉपुलर यूनिट कैलोरी है। और सबसे ज्यादा जो बच्चे गड़बड़ करते हैं वो यही है कि कैलोरी को जूल में या जूल को कैलोरी में कन्वर्ट नहीं करते। अप्रोक्सीमेटली जो कन्वर्जन फैक्टर है वो 4.2 लिया जाता है, बट लिखने के लिए 4.18 आ जाता है। फिर बात आती है स्पेसिफिक हीट। ये एस से और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट की जाती है। थर्मोडायनामिक्स में जहां कैपिटल सी आएगी, मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि पर यूनिट मोल, तो वहां पर हम स्मॉल सी से लिखते हैं ग्राम, यानी कि पर यूनिट ग्राम स्पेसिफिक हीट बेटा। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ बॉडी। एक बॉडी के 1 यूनिट मास का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तब मुझे कितनी स्पेसिफिक हीट चाहिए। यानी कि इसी वजह से वर्ड स्पेसिफिक लगा है। ये मटेरियल के लिए डिफाइंड है कि वाटर का 1 ग्राम के लिए इतनी हीट चाहिए। 5 ग्राम होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट 1 ग्राम डिफाइन हो गया। तो वो हमारे पास किसके लिए डिफाइंड होती है, ये मटेरियल के लिए डिफाइंड होती है। फॉर्मूला हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट किसके बराबर आ गई, एमएस डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट फॉर सब्सटेंस बेटा, वाटर के लिए ये कुछ जर्नल वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। 1 कैलोरी, बट यूनिट साथ में याद रखनी है बेटा। ये क्या है, 1 कैलोरी, एक सेकेंड भी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन होती है बेटा। केल्विन की जगह पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, क्योंकि आगे चलकर देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर इज सेम इन सेल्सियस एंड केल्विन। जब आप इसे जूल पर केजी में कन्वर्ट करेंगे, एसआई यूनिट, जब बुलेट जाके ब्लॉक को टकराई है ना, वाटर गिर रहा है, एमजीएच, जब हम एसआई यूनिट में यूज करते हैं तो वहां पर हम इसे किस में यूज करेंगे, जूल पर केजी में। और ये एक याद रखने वाला पॉइंट है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डिफाइंड ओवर 14.52, यूज सभी टेम्परेचर रेंज पे करते हैं 0 से 100 तक सभी के लिए, बट डिफाइन किसके लिए की गई है, इस रेंज के लिए। याद रखनी है क्योंकि ऑप्शन ऐसी होंगी 13.5 टू 14.5, 14.5 टू 15.5, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी। आइस के लिए 0.5 होती है, स्टीम के लिए 0.47 होती है, बट इन जनरल ये भी हम काफी सारे क्वेश्चन में 0.5 लेकर सॉल्व कर लेते हैं, बट ये 0.47 होती है। हीट कैपेसिटी ये बॉडी के लिए होती है, किसी बॉडी का। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन ऑफ एन एम मास बॉडी। कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसको कितनी हीट दूं कि इसका टेम्परेचर 1
डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ जाए। अब मटेरियल की बात नहीं हो रही, बॉडी की हो रही है, तो उसके लिए टोटल हीट कैपेसिटी उसे बोला जाता है Q बाई डेल्टा टी, ms के बराबर होता है। यहां पर नोट भी है, हीट कैपेसिटी इज मैक्सिमम फॉर वाटर अमंग लिक्विड एंड सॉलिड्स बट ओवरऑल मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन गैस। तो ये याद रखना है बेटा, ये नोट, ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होता है। इसीलिए कहा जाता है वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट। ज्यादातर जगह पर इवन न्यूक्लियर रिएक्टर जो हम 12th क्लास मॉडर्न फिजिक्स में देखते हैं, उसमें भी प्रेशर, हाई प्रेशर वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट। लेटेंट हीट बेटा, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात ध्यान में रखनी है। लेटेंट हीट कब डिफाइन करते हैं? जब स्टेट या फेज चेंज हो, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो जाता है। तो ड्यूरिंग द स्टेट चेंज जो स्पेसिफिक हीट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्योंकि टेम्परेचर चेंज 0 है तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। फॉर्मूला लेटेंट हीट का बेटा, ड्यूरिंग फेज चेंज आप Q को क्या लिखेंगे? ml। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, स्टेट सेम है या फेज सेम है, तो क्या यूज करेंगे? ms डेल्टा टी या ms dt, कुछ भी यूज करते हैं, डिपेंड करता है स्मॉल चेंज है या फिर लार्ज चेंज। टाइप ऑफ लेटेंट हीट बेटा, फ्यूजन है, वेपराइजेशन है। तो वहां हीट हो जाएगी MLF और यहां हो जाएगी MLB। कब होती है? व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो आइस कन्वर्टिंग इनटू वाटर के लिए ये 80 कैलोरी पर ग्राम होती है और वाटर कन्वर्टिंग इनटू स्टीम के लिए 540। वेपराइजेशन कब होती है? व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस बेटा। फिर आती है टर्म वाटर इक्विवेलेंट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल जिसमें कहा जाएगा कि कंटेनर है, उसके अंदर वाटर है और कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया जाएगा। तब वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जो आप कंटेनर के लिए ये हीट लिख रहे हैं, उसकी जगह यहां पर यहां पर लिखना था कंटेनर के लिए ये जो आप लिख रहे हैं, इसकी जगह आप वाटर इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं। कितना वाटर? जितना उसने दिया होगा। दिस इज द मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट टू दिस कंटेनर, इक्विवेलेंट टू दिस कंटेनर। अब स्पेसिफिक हीट जनरली क्या होती है? कैलोरी पर ग्राम होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन में, ये 1 होगी, इसीलिए इसको MW को लिख दिया जाता है MCSC, है ना। अगर हमारे पास SW क्या है? 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, तो मैं MW को क्या लिख सकता हूं? MCSC। यहां मास ग्राम में होगा और हीट है कैलोरी में। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो बस आपको उस जगह पर क्या यूज करना है? वो जो वाटर इक्विवेलेंट दिया होगा वो, बाकी सब क्या रहता है? सेम। मैकेनिकल इक्विवेलेंट बेटा, ये एक कन्वर्जन फैक्टर है, ये बताता है कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी इन हीट। तो वो क्या आ जाता है? 4.18। कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में थर्मोडायनामिक्स के कैपिटल J लगा हो, यूनिट में नहीं, ऑप्शंस में, तो उसको आप इग्नोर करके बाकी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी कोई ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन है नहीं है, बस ये पता होना चाहिए। कभी कभार MCQ इसी के ऊपर मिल जाता है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, डायमेंशनलेस है, कितना वर्क चाहिए टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी, ये हमारे पास होता है। फिर जो मेन आता है बेटा, वो आता है हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व में जब आप देखते हैं, एक सॉलिड था किसी टेम्परेचर T पे, अगर आप उसको हीट देंगे तो पहले इस सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक जाएगा, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ड्यूरिंग दिस फेज चेंज बोथ सॉलिड प्लस लिक्विड कोएग्जिस्ट, आइस एंड वाटर कोएग्जिस्ट। फिर ये कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर और हीट देंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, कहां तक जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा। फिर ये बॉइलिंग पॉइंट पे जो है लिक्विड स्टीम में, वेपर में कन्वर्ट होगा। यहां पर क्या बचेगा बेटा? यहां पर क्या बचेगा हमारे पास? एक सेकेंड, यहां पर हमारे पास बचेगा सॉलिड प्लस लिक्विड, यहां हमारे पास क्या बचेगा? लिक्विड प्लस वेपर या गैस। ओके, जब ये पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर गैस का फर्दर टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा। इस ग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है? वो है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनकी जो लेंथ है वो चेंज इन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट। ओके, तो ये वाली जो लेंथ है
इट इज प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये वाली जो लेंथ है दिस इज प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इनकी रेशो क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट की रेशो बेटा। जो इंक्लाइंड लाइंस हैं उनकी स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट होती है बेटा। ध्यान रखना है, इधर टेम्परेचर है इधर हीट है, यहां हीट भी हो सकती है और यहां टाइम भी हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है, टाइम। कब, जब क्वेश्चन में व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट बेटा। अब अगर हीट कांस्टेंट रेट पे सप्लाई की है तो टाइम पता लग गया तो हम मल्टीप्लाई करके हीट निकाल सकते हैं, इसलिए इधर Q और T दोनों ही हो सकते हैं बेटा। तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा उसकी स्लोप कम हो जाएगी। अब यह है इन जनरल बेटा। इन जनरल क्या होता है, अल्फा बड़ा होता है बीटा से फिर गामा से। ये एंगल्स क्या है बेटा, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड कम होगी, लिक्विड की उससे ज्यादा, गैस की सबसे ज्यादा। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर, बट नॉट फॉर वाटर, नॉट फॉर वाटर। वाटर में सबसे ज्यादा किसकी होती है, वाटर की होती है, आइस की भी कम है और स्टीम की भी कम होती है, बट नॉट फॉर वाटर। प्रिंसिपल ऑफ, ये इसलिए भी याद रखना जरूरी हो जाता है कि बच्चों को वैल्यू वाटर की पता होती है तो बच्चा वहां से कोरिलेट करके आंसर मार्क कर देता है, बट गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब कोई दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे आ जाए, अब वो ना तो हीट देगा ना हीट लेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहती है कि अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर की बॉडी को साथ में लेकर आए, दो लिक्विड को जनरली हम मिक्स करें, चाहे एक लिक्विड के अंदर सॉलिड बॉडी डाल दें, फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा एंड उस तब तक जितनी हीट लॉस होगी और उतनी हीट गेन होगी। एक बॉडी हीट लॉस करेगी, दूसरी बॉडी हीट गेन कर लेगी, फाइनली सबका टेम्परेचर सेम आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है बेटा। जब व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और मोर लिक्विड्स, इसको हाईलाइट करना रह गया था बेटा, व्हेन टू और मोर लिक्विड्स कम्स इन कांटेक्ट, जरूरी नहीं कि लिक्विड्स ही हो, लिक्विड के अंदर सॉलिड बॉडी डाल दो, दो लिक्विड को मिक्स कर दो, तीन लिक्विड को मिक्स कर दो, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होता है, M1S1T1 M2S2T2 M1S1। इसमें आप डायरेक्ट टेम्परेचर को किस में पुट कर सकते हो बेटा, डिग्री सेल्सियस में पुट कर सकते हो। ये सिर्फ तभी वैलिड होगा जब कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज ना करे, स्टेट नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर आइस वाटर में कन्वर्ट होगी तब फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए ये आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको डबल और ट्रिपल हाईलाइट कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना है बेटा। अब आइस वाटर मिक्सचर फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, दो स्टैंडर्ड केसेस हैं, आइस वाटर एंड आइस स्टीम बेटा। बाकी तो क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे भी आ सकती है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, बट जो 99% क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड इन्हीं दोनों केसेस के ऊपर बेस्ड आते हैं। आइस वाटर मिक्सचर में तीन केस हम लोग देखने वाले। क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमने T1 टेम्परेचर पे आइस को वाटर में डाला एट T2 टेम्परेचर, तो क्या करेंगे, पहले आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आएंगे, पहले आइस का हीट देंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा 0, फिर यहां पर ये मेल्ट होगी तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। बात समझ रहे हैं, कितनी हीट यहां तक आने के लिए हमको चाहिए, हीट रिक्वायर्ड। फिर जो वाटर था, इस वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, ये कितनी हीट दे सकता है, ये कितनी हीट दे सकता है, ये कितनी हीट लॉस करेगा जब तक 0 पे पहुंचेगा, वो हमने Q लॉस्ट लिख ली। अब कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों बराबर हो तो ये अपनी सारी हीट इसको दे देगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, और ये सारी हीट लेकर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब दोनों 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, हीट भी नहीं बची, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस होल वाटर। सारा का सारा क्या बचेगा बेटा, वाटर। बट जब रिक्वायर्ड हीट कम हो, लॉस्ट ज्यादा, अब इसको 1000 चाहिए थी, हमने यहां पर 1600 जूल या कैलोरी दे दी। अब 1000 लेकर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, ये 1600 लॉस करके 0 पे है,
तो इसने तो 1000 एब्जॉर्ब करी बेटा, तो कितनी बच गई 6000, और ये दोनों किस पे आ गए 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। और वो 600 जूल बाहर तो जा नहीं सकती, तो ये वाटर फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा। तो क्या टेम्परेचर हो जाएगा, उन दोनों हीट का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय टोटल मास, क्योंकि अब आइस भी मेल्ट होके वाटर है, वाटर तो वाटर है ही, तो वो दोनों मास मिलके इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा, हीट का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय टोटल मास इनटू स्पेसिफिक हीट बेटा। केस सी, अगर रिक्वायर्ड हीट ज्यादा हो, रिक्वायर्ड हीट ज्यादा हो, तो आइस विल नॉट मेल्ट कंप्लीटली बेटा, हेंस फाइनल टेम्परेचर 0, और क्या बचेगा, आइस प्लस वाटर मिक्सचर बचेगा। आइस कितनी बचेगी बेटा, वो जितनी हीट की डेफिशिएंसी डिवाइड बाय इतनी। अब अगर मुझे इसको मेल्ट होने के लिए 1000 चाहिए थी, मैंने दी 800, तो 800 तो इसने ले ली बेटा, बट 200 की कमी रहेगी, उस 200 के कॉरस्पॉन्डिंग आइस मेल्ट नहीं होगी। तो आइस कितनी मेल्ट नहीं होगी, इस 200 कैलोरी के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगी। तो टोटल मास कितना बचेगा बेटा, जो टोटल मास था वाटर प्लस आइस का टोटल मास माइनस उसमें से जितनी आइस बच गई, मान लो ये 10 था, ये 20 था, फाइनली 5 ग्राम आइस बच गई, तो 15 ग्राम तो वाटर ये कन्वर्ट हो गया, 10 ये तक, तो कितना बच गया 25। तो 30 माइनस जो 5 बचा था 25। समझे बेटा, ये एक रामबाण हो सकता है बहुत कम बच्चों को, जब बहुत कम बुक्स में ये लिखा होता है बेटा। आइस वाटर प्रॉब्लम फिर भी हैंडल हो जाएगी, आइस स्टीम वाटर अगर आ जाए और आपको ये पॉइंट ना पता हो तो हो सकता है कि आप अपना काफी सारा टाइम गवा दें बेटा। इवन बहुत सारे टीचर, अगर आप अपने मेंटर से भी पूछेंगे तो हो सकता है वो केस कंपेयर करके आपको बता रहे हो कि पहले ये चेक करना पड़ेगा फिर ये, काफी लंबा। और अगर आपको ये केस पता है तो 70-80% क्वेश्चन तो 30 सेकंड के अंदर हो जाएंगे। 20-30% बचेंगे जिसमें हमें मास फाइंड करना होगा या फाइनल टेम्परेचर जब 0 से 100 में होगा। क्या है, पहले हमें देखना है MI, मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, MS, मास ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर आपको ये केस 1, अगर मास ऑफ आइस 8 टाइम्स ज्यादा है तो फाइनल टेम्परेचर 0 होगा, सारा का सारा वाटर होगा। पहले किसकी रेशियो याद रखनी है, 8 की। अगर मास ऑफ आइस 8 टाइम से ज्यादा है, जैसे आइस है 90 और स्टीम है 10, तो ये 10 जो रेशियो है वो 8 से ज्यादा हो गई बेटा। फाइनल टेम्परेचर 0 होगा, बट बचेगा क्या, आइस प्लस वाटर मिक्सचर। फिर फैक्टर आता है 3 का, अगर मास ऑफ आइस 3 टाइम्स है स्टीम से, तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर 100 होल वाटर। अगर मास ऑफ आइस 3 टाइम से कम है तो स्टीम डोमिनेट करेगी, तो वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर है बच जाएगा 100 पे। अगर ये रेशियो इन दोनों के बीच में आ गई, 3 से बड़ी 8 से छोटी, तो क्या होगा, ना तो 0 होगा ना 100, तो टेम्परेचर विल बी बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। और टू फाइंड फाइनल टेम्परेचर, जितनी हीट आइस एब्जॉर्ब करेगी, मान लेते हैं कि 0 से 100 के बीच में T डिग्री सेल्सियस है, आइस को भी T डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, स्टीम को भी T डिग्री, ये हीट एब्जॉर्ब करेगी, ये लॉस करेगा, दोनों को बराबर पुट कर दो, फाइनल टेम्परेचर। बट मेन बात यह है कि अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आप इन रेशो को देखकर सीधा ये रिजल्ट देख सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन होगी। आपको सभी सिचुएशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं 0 पे चेक करूं, अच्छा ये तो नहीं है, 100 पे चेक करूं, नो, डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आती है फेज डायग्राम ऑफ वाटर एंड CO2। इसमें हमारे पास सबसे पहले ट्रिपल पॉइंट। फेज डायग्राम में क्या होता है बेटा, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है ये लाइन डिवाइड करती है सॉलिड एंड गैस को, ये सॉलिड एंड लिक्विड को, ये लिक्विड एंड वेपर को। जब ये पॉइंट यहां पर है तो ये सॉलिड है इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ के यहां आ गया, अब ये जो सब्सटेंस था ये क्या बन गया बेटा, लिक्विड बन गया। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, क्या ये बात समझ में आई? इसमें याद रखने वाला क्या है, ट्रिपल पॉइंट। सबसे पहले क्या याद रखना है, ट्रिपल पॉइंट। ये वो टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है बेटा जहां पर तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं।
जो यहां पर पॉइंट है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ट्रिपल पॉइंट। पॉइंट ए रिप्रेजेंट द ट्रिपल पॉइंट। क्या होता है वाटर के लिए? 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू याद रखनी है बेटा, डायरेक्ट पेपर में आ सकती है। प्रेशर होता है 0.06 atm। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 273.16 और ये 0.06 atm। कई बच्चे कह सकते हैं ये 16 कैसे आया? बेटा जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये कितने केल्विन होता है? 273.15 होता है। अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप इसे 273 केल्विन ले लेते हैं क्योंकि दिस 0.15 इज वेरी स्मॉल। ओके, बट होता कितना है? 0.15। तो ये 0.16 लिखने का मतलब यहां 0.01 डिग्री सेल्सियस। ओके, बहुत सारे बच्चे तो इस कन्वर्जन में ही गलती कर देते हैं। सब्लिमेशन, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस। इस लाइन को होरफ्रोस्ट लाइन भी बोलते हैं आइस वाटर के केस में। फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है बेटा? मेल्टिंग और फ्रीजिंग को फ्यूजन कहते हैं। फॉर वाटर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइस लाइन। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये येलो लाइन, विद इंक्रीज इन प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज। अगर आप यहां पर देखें प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्योंकि ये वाले जो पॉइंट हैं ये क्या बताते हैं? इस प्रेशर पे इस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा, इस प्रेशर पे इस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब अगर आप देखें एक प्रोसेस होता है रेगुलेशन। आइस मेल्ट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर चेंज किए ही आइस मेल्ट हो जाती है। वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस बेटा, also known as streamline for the water. With increase in pressure, boiling point of water increases. With increase in pressure, boiling point of water increases. यहां पर अगर आप देखें तो ये boiling point बताए, अरे यहां पर मैंने गलत मार्क कर दिए थे बेटा पॉइंट, ये वाले थे, सॉरी, ये वाला था सॉलिड टू लिक्विड, ये वाले पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है बेटा। वो तो ये वाली तो सब्लिमेशन कर्व थी, माय मिस्टेक। ये मेल्टिंग है बेटा। प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ये लिक्विड टू वेपर है, ये बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, विद इंक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, विद डिक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। एप्लीकेशन, इसीलिए प्रेशर कुकर यूज किए जाते हैं। उसका ढक्कन बंद करते हैं, स्टीम बनेगी, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो जो खाना है प्रेशर कुकर के अंदर वो हाई टेम्परेचर तक कुक हो सकता है। कुकिंग इज डिफिकल्ट ऑन हिल्स बिकॉज विद डिक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट। हिल्स पे ओपन कंटेनर में कुकिंग डिफिकल्ट होती है, इसलिए प्रेशर कुकर में वहां पर कुकिंग की जाती है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2 याद रखना है, कितना है बेटा? 56.6 डिग्री सेल्सियस एंड 5.11 atm। इसमें दोनों ही केस में प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। प्रेशर बढ़ाओगे बेटा, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग दोनों ही पॉइंट इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन प्रेशर। ये आप याद रख सकते। ओके, नेक्स्ट है थर्मोमीटर। तो बेटा वीडियो को लाइक कर दिया है ना आप लोगों ने? कोई ऐसा तो नहीं जिसने वीडियो को लाइक ना किया हो? फटाफट से कर दीजिए बेटा। आगे बढ़ते हैं। थर्मोमेट्री, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल होते हैं बेटा। टेम्परेचर हमें पता है, थर्मोमीटर हमें पता है क्या होता है। स्केल होते हैं सेल्सियस, ये होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसको क्या लिखते हैं? LFP। ये होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, इसको क्या लिखते हैं? UFP। ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 100 फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये होता है 32 डिग्री, ये 212। जो बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है कि यार फीवर हो गया, 101 हो गया, 103 हो गया, दैट इज इन फ़ारेनहाइट। केल्विन, यहां पर देखिए 273.15, अप्रोक्सीमेटली 273, 373 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, बट होता कितना है? 0.15। एक र्यूमर स्केल होता है 0 डिग्री एंड 80 डिग्री। नोट, कन्वर्जन फॉर्मूला बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन फॉर्मूला, किसी भी स्केल में अगर आपको कोई नया स्केल बनाकर दे दिया
कि भाई साइंटिस्ट ने एक नया स्केल डेवलप किया है, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट आपको पता होगा, अपर फिक्स पॉइंट पता होगा। लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, ये होता है आइस पॉइंट। आइस यानी कि जहां पर मेल्टिंग होगी। ये क्या होता है बेटा, स्टीम पॉइंट। इसे और क्या बोलते हैं, स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को लिखा जाता है बेटा। इसको कौन सा लिखा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमेशा कोई भी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या वाटर, कोई भी स्केल बनेगा नया, उसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट ये रखा जाएगा, अपर फिक्स पॉइंट है ये रखा जाएगा। क्लियर है? तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट अगर आपको पता है, और उन्होंने कहा कि इसके इस एक्स टेम्परेचर को कन्वर्ट करो सेल्सियस में, तो क्या लिख दोगे बेटा, इसका एक्स माइनस एल एफ पी यू एफ पी माइनस दिस। किसमें कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो सेल्सियस का सी, लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर 100 माइनस लोअर 0। फ़ारेनहाइट में करना है तो लोअर कितना है 32, अपर कितना है 212 माइनस 32। ये डिवाइड है बेटा बीच में, ओके। केल्विन में करना है 273 माइनस ये कर दिया, और नीचे 373 माइनस 273। र्यूमर में करना है तो ये हो जाए, ओके। टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट स्केल शो सेम रीडिंग -40 डिग्री सेल्सियस। किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस सेम रीडिंग शो करते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट स्केल। SIP फॉर्मूलाज बेटा, फ़ारेनहाइट को जब सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो F - 32 बाय 180 बेटा, सेल्सियस बाय 100। क्यों, ये 212 माइनस 32 180 है, नीचे यहां 100 है। जब आप इसे कट करेंगे बेटा तो ये 5 ये 9, फिर आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट इधर रखेंगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा बेटा। क्लियर है? ये 9 इधर चला गया, ये +32 हो जाएगा, ओके। तो ग्राफ अगर सेल्सियस में लिखोगे, ये तो इसका ग्राफ है बेटा। अगर आप सेल्सियस में लिखोगे तो सेल्सियस में ये क्या बनेगा, 5/9F माइनस 160/9। तो ये इसका ग्राफ है। कैसे, ये इसकी स्लोप है बेटा। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव। कितने पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 फ़ारेनहाइट। इस केस में क्या है बेटा, ये स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होने का मतलब बेटा इस तरफ आना चाहिए, नेगेटिव इंटरसेप्ट। क्या ये बात समझ में आई? तो इस ग्राफ को ध्यान से देखना है। फिर आता है केल्विन। केल्विन, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या ऐड करते आ रहे हैं, सबको मालूम है 273 ऐड करते हैं। फिर आता है चेंज इन सेल्सियस। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डेल्टा एफ बन जाएगा, ये डेल्टा सी बन जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो वही चेंज यहां पर हमने लिख दी है बेटा। ये सेल्सियस वाली लिखी है, थोड़ा सा यहां गड़बड़ हो गई, तो ये लाइन यहां पर बननी चाहिए थी, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें, ओके। आगे बढ़ते हैं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, कोई भी जो हम पैरामीटर यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, लेंथ, वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस, वो सारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती हैं। और भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आपको ये 0 पे दे दिया यानी कि आइस पॉइंट पे, 100 पे दे दिया यानी कि स्टीम पॉइंट पे। जब प्रेशर P होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, T। तो ये हमने वहीं से डिराइव किया है बेटा कि T टेम्परेचर पे प्रेशर, 0 पे, 100 पे और 0 पे। इसको इधर ले जाएंगे 100, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। फिर ये आता है ट्रिपल पॉइंट वाला बेटा। इसके ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर आपको डायरेक्ट ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर टेम्परेचर दे दिए तो फिर किसी और प्रेशर पे देखेंगे तो टेम्परेचर, ये एक हमारे पास लीनियर रिलेशन है होता है। फिर आता है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वहां से भी आप रेजिस्टेंस फाइंड करके टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। पायरोमीटर बेटा, इट मेजर्स टेम्परेचर बाय रेडिएशंस। दूर से ही कोविड में हमने देखा था, वो गन से यहां पर एक लेजर सपोर्ट आता था, उससे टेम्परेचर पता चल जाता था बेटा। फिर आती है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में बेटा कहता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, मोस्ट ऑफ द मटेरियल शो एक्सपेंशन ऑन हीटिंग।
वेरी लेस मटेरियल शो कॉन्ट्रैक्शन। टाइप ऑफ एक्सपेंशन लीनियर, जब लेंथ एरिया के कंपैरेटिवली ज्यादा हो तब हम उसमें जो चेंज इन लेंथ तो हम उस एक्सपेंशन को लीनियर बोलते हैं, क्योंकि चेंज इन लेंथ इज अ सिग्निफिकेंस। तो ये डेल्टा एल है। डेल्टा एल क्या होता है? एल अल्फा डेल्टा टी। एल एफ फाइनल लेंथ लिखनी हो तो इसको आप एल एफ माइनस एल लिखेंगे, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, ये बहुत रेयरली यूज होता है बेटा इंटीग्रेशन, जब ये अल्फा टाइम टेम्परेचर के साथ वेरी करता हो, कुछ वैसा दिया जाए रिलेशन। एरियल एक्सपेंशन वैसे ही, जब एरिया थिकनेस के कंपैरेटिवली ज्यादा हो तो वो ज्यादा एक्सपेंड होगा, तो वही फाइनल एरिया, ये डेल्टा। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा क्या है? थर्मल कोफिशिएंट्स। ये लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये एरियल एक्सपेंशन है कोफिशिएंट्स। ये क्या होते हैं बेटा? कोफिशिएंट्स। ओके, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, एरिया की लेंथ की जगह वॉल्यूम आ जाएगा बेटा। इनमें क्या, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो बेटा डेंसिटी कम होगी, तो डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है? रो डिवाइड बाय, इनके तो मल्टीप्लाई है, डेंसिटी में डिवाइड होगा। जब आप इसे अप्रोक्सीमेट लगाएंगे, व्हेन चेंज इज स्मॉल, व्हेन चेंज इज अ स्मॉल, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ये ऊपर जाकर पावर -1 थी, वो आगे आ गई, तो यहां पर क्या बन गया? माइनस गामा। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए बेटा। क्या होता है इनमें? ये होता है अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाय 3 बेटा। क्लियर है? बात समझ में आई? और यहां बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। ये बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है बेटा। क्लियर है? अब चल गया, ये पहले नहीं चला। ठीक है, अभी ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है बेटा। अब ये देखिए, ये काफी कम जगह हुआ लिखा हुआ मिलता है एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक मतलब नॉन यूनिफॉर्म। अगर आपको एक क्यूब कह दिया और उसकी तीनों साइड के अलोंग लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग अलग है, तो टोटल क्या हो जाएगा? तीनों का सम, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग एंड जेड के लॉन्ग, तीनों का सम। अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव होंगे तो एक्सपैंड करेगा, नेगेटिव होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट। एक ये रिजल्ट है, न्यूमेरिकल का रिजल्ट है बेटा, कि अगर दो रॉड हैं, दोनों की लेंथ L1 L2 है, तो ये इन लेंथ के बीच का जो डिफरेंस है ये हर एक टेम्परेचर पे सेम रहे। द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ टू रॉड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। दो रॉड का जो डिफरेंस है लेंथ का, वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, हमेशा सेम रहे, तो उसके लिए अल्फा जो है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। ओके, ये एक रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बेटा। पहली है इफेक्ट ऑन साइज ऑफ कैविटी। साइज ऑफ कैविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कैविटी एक्सपैंड। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मेटल एक्सपैंड होगी तो जो कैविटी का एक्सपेंशन है वो उस मेटल के बराबर है एक्सपेंशन कोफिशिएंट जिसके अंदर वो कैविटी। जैसे ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग या एनुलर डिस्क है जिसका इंटरनल रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है एंड थिकनेस T है। तो कहता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो इंटरनल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस सब कुछ बढ़ जाएगा विद, यहां आना था, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम ये मान के चल रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव है, एक्सपेंशन शो करेंगे। द गैप, यहां मिसिंग है थोड़ी सी डायग्राम बेटा। ये क्या है? अगर आप देखें तो ये एक रिंग है, इस रिंग में एक छोटा सा यहां पर गैप, ये ज्यादा ही बड़ा हो गया, छोटा सा यहां पर एक गैप है बेटा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस गैप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? द गैप शोन विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये गैप भी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा बेटा। फिर आता है एंगल बेटा, एक ये केस आता है एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये दो मेटल रॉड है, ये रॉड 1 है, ये रॉड 2 है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेटा ये थीटा सेम। फिर आता है एनेमुलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर की जो डेंसिटी है वो कहां पर मैक्सिमम होती है बेटा?
इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम इज मिनिमम। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, यहां पर जो लिखा हुआ है, जो नहीं दिख रहा वो क्या है कि यहां पर गामा नेगेटिव है और यहां गामा क्या है बेटा, पॉजिटिव। क्यों? यहां टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, तो गामा, यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है, तो गामा नेगेटिव। समझे बेटा? अब कहता है इसी वजह से अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाए तो अपर लेयर ऑफ लेक्स फ्रीज होती है और वो ऊपर ही फ्लोट करती रहती है, नीचे नहीं जाती क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। टेम्परेचर ऑफ वाटर डीप इनसाइड द लेक नियर द बेड रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली 4। ये सारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू आपको दिखाई देंगे बेटा। फिर आता है थर्मल स्ट्रेस। अगर हमारे पास एक रॉड फिक्स हो दो रिजिड सपोर्ट के बीच में, PYQ जो हमने डिस्कस किए थे नीट में, उसमें भी मैंने ये आपको बताया था। अगर ये फिक्स है, थर्मल स्ट्रेस जनरेट इन अ रॉड व्हेन इट कैन नॉट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। ये एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसमें ये स्ट्रेन आएगी बेटा, और ये हमारे पास क्या आएगी, स्ट्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू मस्ट रिमेंबर इट, बहुत यूज होता है। और ये लीनियर है, लीनियर थर्मल स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो जाएगी, बी गामा डेल्टा टी। अगर क्यूब में आ जाए तो वहां क्या आ जाएगा, बी गामा डेल्टा टी बेटा। और अगर ये हमारे पास, अगर ये रॉड हमारे पास एक्सपैंड होने के लिए फ्री है, अगर ये रॉड एक्सपैंड होने के लिए फ्री है, अगर ये रॉड एक्सपैंड होने के लिए फ्री है, तो इस केस में बेटा थर्मल स्ट्रेस हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। थर्मल स्ट्रेस हमारे पास क्या होगी बेटा, जीरो होगी, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगी। एक्सपैंड होने के लिए फ्री है तो इसके अंदर कोई थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं हो। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? मैं पूरा लिख देता हूं, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है भी। इफेक्ट इन ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करता है बेटा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर 1/2। चेंज बहुत छोटी होती है तो सीधा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से। अब डेल्टा L बाई एल क्या होता है, अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा यहां पर क्या है, टेम्परेचर चेंज। ये हमारे पास क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे उसे बनाया गया था उसे कहते हैं कैलिब्रेशन टेम्परेचर, कि इस पे ये एक्यूरेट रीडिंग देगा, बट हम यूज कर रहे हैं किसी अलग टेम्परेचर पे तो उसे बोलते हैं थीटा एफ। अब ये थीटा एफ अगर यूज का टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर बड़ा है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ओमेगा कम हो जाएगा। ओमेगा स्पीड कम हो गई तो क्लॉक क्या होगा, स्पीड डिक्रीज, क्लॉक बिकम्स स्लो। और जो स्लो होता है रेस में, इट लूज टाइम। बच्चे अक्सर ये कहते हैं सर टाइम पीरियड बढ़ गया, ये तो गेन हो गया। इट इज नॉट गेन, इट इज लूज ऑफ टाइम। दूसरे केस में अगर ये कम हो गया तो डेल्टा टी नेगेटिव हो जाएगा बेटा, और हमारे पास जो है ओमेगा बढ़ जाएगा। ओमेगा इंक्रीज हो गया तो क्लॉक फास्ट कहलाएगा और इट गेन टाइम। क्लियर है बेटा? इस बात का ध्यान रखना है। और इसके न्यूमेरिकल्स में ये यूज होता है कि 1 डे में कितने सेकंड होते हैं, ये वाले सेकंड होते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है 86400 सेकंड। फिर आता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप बेटा। बाई मेटेलिक स्ट्रिप में क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रिप है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, एक दो स्ट्रिप हैं अलग अलग मेटल की, उनको ज्वाइन किया गया, दोनों की लेंथ बराबर। अब अगर एक का अल्फा और दूसरे का अल्फा अलग अलग है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा लेंथ गेन करेगा बेटा। अगर लेंथ ज्यादा होगी और दूसरे की लेंथ छोटी तो ये बेंड हो जाते हैं। बेंड हो गए, आउटर साइड पे वो होगा जिसकी लेंथ ज्यादा है, आप देख सकते हैं ये बड़ा है बेटा, और जिसकी लेंथ छोटी है वो अंदर होगा। अगर अल्फा 2 बड़ा होता तो अल्फा 2 आउटर साइड पे होता और अल्फा 1 लोअर साइड पे। अंदर वाली साइड को कनकेव साइड बोलते हैं, बाहर वाली को कन्वेक्स साइड बोलते हैं। और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब ये हमारे पास बेंड हुआ बेटा तो ये किस रेडियस
जब ये बेंड होंगे तो ये किस रेडियस में बेंड हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, थिकनेस पे डिपेंड करता है। इन दोनों की थिकनेस कितनी है, दोनों की थिकनेस कितनी है बेटा। ओके, किस पे डिपेंड करता है, दोनों की थिकनेस पे डिपेंड करता है। ओके, ये थोड़ा ज्यादा ही छोटा है, ये कोई बात नहीं, जो मैं पोस्ट करूंगा तो इसमें चेंज कर दूंगा बेटा ये डायग्राम्स। ओके, कुछ इस तरीके से अभी बनाएंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा बेटा, ठीक है, अभी बनाएंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, बाद में बना के डाल देंगे। एपरेंट एक्सपेंशन, एपरेंट एक्सपेंशन क्या होती है बेटा, रियल माइनस कंटेनर की एक्सपेंशन। केस, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप कंटेनर में लिक्विड को डाल के हीट करेंगे तो कंटेनर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, वो भी एक्सपैंड होगा और लिक्विड भी एक्सपैंड होगा। तो जो एपरेंट एक्सपेंशन होती है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। रियल जितनी होगी माइनस जितना कंटेनर एक्सपैंड हो गया उतनी हमें एपरेंट दिखाई देगा। तो हमें अगर रियल निकालनी हो तो वो कितनी होगी, एपरेंट प्लस कंटेनर। एपरेंट मतलब विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। क्या बात समझ में आई? एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। अब लिक्विड कंटेनर के रिस्पेक्ट में कितना एक्सपैंड करेगा, यही वाला गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर। अगर लिक्विड का गामा ज्यादा है तो ये वॉल्यूम, अगर इनिशियली लिक्विड भरा हुआ था, कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड, इनिशियली कंटेनर क्या है बेटा, कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड है, ये वाला केस है। अगर कंटेनर इनिशियली भरा हुआ था, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड कर गया तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा। अगर ये लिक्विड कम एक्सपैंड हुआ तो ऊपर एक खाली जगह बच जाएगी। क्लियर है? लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का हीट ट्रांसफर बेटा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, बिना बीच में रुके, बिना कोई इधर उधर की बात किए हम आपको सिर्फ कंटेंट दे रहे हैं, बाकी सभी वीडियो में भी वही है। बट मजा तब आए जब आप भी हमें सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। लाइक नहीं शेयर कर सकते तो यार लाइक तो कर दो, है ना। लाइक करने में हमें हेल्प हो जाएगी, हमें सपोर्ट हो जाएगी और हमें मोटिवेशन मिलेगी और ज्यादा वीडियोस लेकर आने की। हीट ट्रांसफर बेटा, 3 मोड से हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर, ये तो सबको ही पता है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है। मीडियम पार्टिकल हॉटर से कोल्डर रीजन नहीं जाते, मेनली किसकी वजह से होती है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। मेनली किसमें होती है, सॉलिड में, और मरकरी में भी होती है। लॉ ऑफ कंडक्शन, इसे फोरियर लॉ कहा जाता है बेटा। ये क्या होता है कि अगर हमारे पास ये एक रॉड है, इसका एक एंड हाई टेम्परेचर पे है, एक लो टेम्परेचर पे है, तो यहां से हीट फ्लो करेगी। इसकी जो लेंथ है वो L है, और ये जो एरिया होता है इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब बेटा जिस तरफ हीट जा रही है उसके परपेंडिकुलर। कई बार क्वेश्चन स्लैब का आ जाता है, ऐसे एक स्लैब है, फिर बच्चा बोलता है मैं लेंथ कैसे लूं, हीट ऐसे जा रही है बेटा, ये लोअर टेम्परेचर 100 डिग्री, ये अपर सरफेस 0, तो हीट अगर ऐसे जाएगी तो दिस विल कंसिडर्ड एज लेंथ, और ये एरिया जो हीट के परपेंडिकुलर होगा ये एरिया लेंगे। अगर ये स्लैब है, बात समझ रहे हैं, यहां से हीट जा रही, इधर आपने बर्नर लगा दिया, ऊपर आपने आइस रख दी, तो हीट ऐसे जाएगी, तो ये जो साइड है हीट के पैरेलल ये लेंथ होगी और ये पूरी सरफेस है एरिया। इसी में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं न्यूमेरिकल में, समझ नहीं आता लेंथ किसको ले, एरिया किसको ले। क्लियर है? जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर क्यू क्या है बेटा, रेट ऑफ हीट फ्लो है, दिस इज इन जूल पर सेकेंड और वॉट। के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, भाई साहब इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर इसकी यूनिट डायमेंशन एरर में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। जर्नल फॉर्मूला होता है -k dt by dx, dt by dx को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट बेटा। स्टेडी स्टेट क्या होती है, पैरामीटर सच एज टेम्परेचर डू नॉट चेंज विद टाइम बट चेंजेस विद पोजीशन। ये डेफिनेशन आपको आपके एमसीक्यूज में देखने को मिल जाएगी कि स्टेडी स्टेट में क्या होता है। फ्लूइड में स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल टाइम के साथ चेंज ना हो,
हर एक पोजीशन पे अलग हो सकती है, बट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो टेम्परेचर है वो वही रहे। यहां टेम्परेचर T1, यहां T2, यहां T3, यहां T4, बट एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। और स्टेडी स्टेट में जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है बेटा, अगर ये हाई है यहां पर लो है, तो ये जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा इट डिक्रीज लीनियर। In it, the object does not absorb heat and heat input in a section is equal to heat absorb. जब भाई टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, जितनी आई उतनी गई, तो नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरीज लीनियरली विद फॉर द यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड इफ हीट इज ट्रांसफर्ड ओनली बाय कन्वेक्शन। अगर साथ में कन्वेक्शन होने लग गई, साइड से भी हीट जा रही है, फिर तो बेटा जो टेम्परेचर है वो एक्सपोनेंशियली चेंज होता है, फिर तो एक्सपोनेंशियली चेंज होता है। बट अगर हमारे पास कंडक्शन है तो ये लीनियर होगा। क्लियर है बेटा? एनालॉजी बिटवीन कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिकल, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस, रॉड को एक रेजिस्टेंस के साथ हम कंपेयर करते हैं और इसकी थर्मल रेजिस्टेंस लिखी जाती है L/Ka। सीरीज में R1 + R2, पैरेलल में आपको फॉर्मूला पता है। फिर कुछ SIP और नोट आते हैं बेटा। कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी हाई एंड स्पेसिफिक हीट शुड बी लो। फिर हमारे पास कहता है कि रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड वेडमैन-फ्रेंज लॉ। स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना बेटा, ये मिका के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए लगाते हैं। और ये लाइन आती है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स, बट थर्मल कंडक्टर मे नॉट बी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ऐसा क्यों बेटा? अगर सिग्मा हाई है और टेम्परेचर तो केल्विन में 273 या 300 लिखेंगे तो के ऑटोमेटिकली हाई हो गया, इसलिए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर गुड थर्मल। बट अगर ये हाई है, इसको 300 से डिवाइड करेंगे तो सिग्मा कम हो सकता है, इसलिए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नीड नॉट टू बी गुड, सॉरी गुड थर्मल कंडक्टर नीड नॉट टू बी गुड इलेक्ट्रिकल। ये आता है इंजन हॉर्स एक्सपेरिमेंट बेटा। ये क्या होता है, एक हॉट रेजरवायर के साथ, यहां डायग्राम मिस हो गई है, हॉट रेजरवायर के साथ अलग अलग मटेरियल की रॉड को स्टिक कर दिया जाता है और उनके बीच में हम थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं। इनके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है बेटा, इनके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है। ये हमारे पास हॉट है तो ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। लेंथ अप टू विच वैक्स मेल्ट, अप टू विच वैक्स मेल्ट। क्या ये बात समझ में आई? तो कहता है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकलता है कि जितनी लेंथ तक वैक्स मेल्ट हो गई उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ये थर्मल कंडक्टिविटी बेटा। तो अगर 2 रॉड दे दी और लेंथ दे दी तो सीधा स्क्वायर करके रेशो आ। फ्रीजिंग ऑफ लेक प्रॉब्लम बेटा, लेक जो है वो ऊपर से फ्रीज होती है तो डी डेप्थ तक लेक फ्रीज होने में कितना टाइम लगेगा, इसमें मेन बात है कि टाइम टेकन इज प्रोपोर्शनल टू डेप्थ का स्क्वायर। और अगर हम एक डेप्थ से दूसरी डेप्थ जाएं तो D2 स्क्वायर D1 स्क्वायर। अगर हम एक डेप्थ से दूसरी डेप्थ पर जाएं तो डेप्थ D1 टू D2, वहां तक फ्रीज होने में कितना टाइम लगे। फिर आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मैथमेटिकल फॉर्मूला है नहीं हमारे सिलेबस में बेटा, सिर्फ थ्योरी है कि नेचुरल कन्वेक्शन में ग्रेविटी यूज होती है। आपके पास एमसीक्यू आता है कि विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, तो वो क्या है, नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। क्लियर है बेटा? ये मीडियम पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से होती है। पोज्ड में हम एक्सटर्नल एजेंट लगाते हैं, फैन वगैरह लगाते हैं, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है। एक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी। वैसे तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के कई प्रोसेस होते हैं, उनमें से एक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी होता है। अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमारे सिलेबस से हट गया है बेटा, तो आपको एक यहां पर ये ग्राफ भी समझना है कि टेम्परेचर अगर कोई बॉडी हवा में छोड़ दी जाए तो उसका टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। ये कैसे वेरी करता है बेटा,
एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, एक्सपोनेंशियली वेरी करता है और ये सराउंडिंग टेम्परेचर तक जाएगा। ये इसका इनिशियल टेम्परेचर। ओके, रेडिएशन, रेडिएशंस क्या है बेटा? हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नोन एज अ थर्मल रेडिएशन। और थर्मल रेडिएशन किस रीजन में है? इंफ्रारेड रीजन में। इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इट डू नॉट नीड मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर टू अकर। ठीक है, जैसे सन से लाइट आती है थ्रू वैक्यूम आ जाती है। फिर इसमें आता है बेटा, जब रेडिएशन किसी बॉडी के ऊपर टकराती हैं तो कुछ पार्शियली रिफ्लेक्ट, ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेंस, काफी सारे नाम है। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय हीट इंसिडेंट, हीट रिफ्लेक्टेड बाय हीट इंसिडेंट इज रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, हीट ट्रांसमिटेड बाय हीट इंसिडेंट। बेटा इन तीनों का सम क्या रहेगा? 1, क्योंकि टोटल हीट जो इंसिडेंट है वही तो पार्शियली रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिट होगी। बेटा क्या ये बात समझ में आई सबको? ओके, ठीक है। जो हीट इंसिडेंट है वही पार्शियली एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट। फिर आता है गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर एंड बैड ट्रांसमिटर। ये जानबूझकर लिखा गया है बेटा, आगे चलकर हम देखेंगे कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमीटर, बट यहां पर बैड रिफ्लेक्टर एंड बैड ट्रांसमीटर। क्यों? क्योंकि अगर A1 हो गया तो ये तो 0 ही हो जाएगा बेटा। ब्लैक बॉडी के लिए A1 होता है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए R1 होता है। प्रीवोस्ट थ्योरी ये कहता है कि सभी बॉडीज जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है वो रेडिएशन एमिट करती हैं। तो जब भी कोई बॉडी किसी सराउंडिंग में रखी जाएगी तो वो कॉन्टिन्यूसली एमिट एंड एब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन करेगी। अगर टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो इमिशन ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा बॉडी का। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है सराउंडिंग से तो वो रेट ऑफ एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा। हाँ, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था तो रेट ऑफ इमिशन ज्यादा होगा। बॉडी का टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ इमिशन कम होगा। एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों रेट बराबर होंगे और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडीज कहलाएंगी। और थर्मल इक्विलिब्रियम एक डायनामिक प्रोसेस है, जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही लॉस कर। ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट बेटा, एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशंस, emit all radiation at high temperature. Sun and black hole are considered as black body. Color of the black body need not to be black. Its spectrum is wide because it radiate all radiation at high temperature. Experimental black body क्या होती है बेटा? एक experimental black body होती है हमारे पास सिलेंडर और स्फीयर विद अ होल। सिलेंडर और स्फीयर, होलो स्फीयर with a small hole। क्वेश्चन आते हैं बेटा कि कौन सा ब्लैक बॉडी है। 3 ऑप्शन में ब्लैक लिखा होगा, चारकोल, लैंप ब्लैक, इस तरीके से, और एक लिखा होगा ये, दिस इज ब्लैक बॉडी। कैसे? जो लाइट यहां एंटर करेगी वो यहां पर टकराते ही 90% एब्जॉर्ब हो जाएगी, 10% बच गई। फिर यहां टकराई, उस 10 का 90 तो कुछ भी नहीं बचा। फिर यहां बचते बचते 3-4 रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसलिए इसे ब्लैक। फिर आता है न्यूमेरिकल पॉइंट बेटा, स्टीफन्स लॉ। स्टीफन लॉ कहता है कि एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं? एमिसिव पावर। इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़्ड टू पावर 4 एंड इट इज इन केल्विन। ब्लैक बॉडी जो हमारे पास होती है उसकी एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम क्या होगी? आपको यूनिट से पहचानना पड़ेगा बेटा, क्योंकि पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, बट यहां इमिसिव पावर है पर यूनिट एरिया, इसलिए यूनिट से देखना पड़ेगा। जूल पर सेकेंड है या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, यानी कि वॉट है या वॉट पर मीटर है स्क्वायर। ओके, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी इंटरेस्टिंग है, 5, 6, 7, 8, 5.67 10⁻⁸। फॉर अ नॉन ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू ई सिग्मा AT की पावर 4 आ जाएगी, यहाँ ई आ जाएगा। ई क्या होता है? एमिसिविटी। क्या होती है? एमिसिव पावर ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी।
अब अगर सराउंडिंग बी किसी टेम्परेचर टी पे हो, सराउंडिंग बी किसी टेम्परेचर टी नॉट पे हो, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। इसको टी माइनस टी नॉट की पावर 4 नहीं करना है बेटा, बात समझ रहे हैं, ये टी माइनस टी नॉट की पावर 4 नहीं है। ये गलती काफी बार बच्चे कर देते हैं। और टी किस में है, केल्विन में है, यहां पर टेम्परेचर किस में है बेटा, केल्विन। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ये क्या होती है बेटा, किसी एक यूनिट वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी इमिट करेगा उसे क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कहा जाता है। तो जिस वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी इमिट की है, ये जो कर्व है ये किसने दी थी बेटा, प्लैंक्स ने दी थी। वो आगे लिखा होगा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, दिस कर्व इज गिवन बाय प्लैंक। एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा बेटा, इसमें टोटल इमिसिव, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेक्ट्रल कभी कभार काम आती है। किरचॉफ्स लॉ इसमें ये कहता है कि एनर्जी इमिटेड, रेडिएटेड, इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर की रेशो सभी बॉडी के लिए सेम होती है एट सेम टेम्परेचर, और एक किसके बराबर होती है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के। फॉर ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होती है, और इमिसिव बॉडी इन जनरल इमिसिविटी इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर। ऊपर क्या लिखा था, गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर, यहां गुड एमिटर। ओके, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। पहले कोई चीज डार्क है, टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट देने से वो ज्यादा ग्लो करने लगी, तो इट इज एक्सप्लेन्ड बाय किरचॉफ्स लॉ, क्योंकि पहले वो डार्क थी, गुड एब्जॉर्बर, फिर वो ब्राइट हो गई तो गुड एमिटर। डार्क स्पॉट एट रूम टेम्परेचर ग्लो मोर एट हाई टेम्परेचर देन अदर पार्ट्स। फ्राउनहोफर लाइन, ये भी क्वेश्चन आता है, ये क्या होती है, दीज आर द डार्क लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सन। जो सन की सेंट्रल कोर है, फोटोस्फीयर, वो कुछ रेडिएशन इमिट करेगी, बट इसका एटमॉस्फेयर कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए वो अर्थ तक नहीं आती, इसलिए वो लाइन डार्क लाइन होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि उसको क्या कहा जाता है और उसको क्या कहा। एट द टाइम ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स दीज अपीयर ब्राइट लाइन, तो दोनों आती हैं। इन जनरल क्या होती है, डार्क लाइन, बट टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे ये ब्राइट लाइन। In deserts, days are hot and nights are cold. This is also application of a Kirchhoff's law. Solar constant बेटा, ये क्या होता है, amount of radiant energy received by Earth per unit time per unit area from the sun in the absence of atmosphere. जो सन रेडिएशन इमिट करेगा वो सभी डायरेक्शन में करेगा, तो अर्थ के एक यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी आ रही है उसे क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है बेटा, एनर्जी इमिटेड बाय सन डिवाइड बाय उस एरिया पे कितने एरिया पे बटेगी ये, अगर अर्थ r डिस्टेंस अवे है तो ये पूरे 4 पाई r स्क्वायर के ऊपर बट जाएगी। क्लियर है, ये अंदर सन है, ये सन है बेटा, ओके, और ये अर्थ का डिस्टेंस कितना है r, तो ये कितने एरिया के ऊपर बटेगी एनर्जी, 4 पाई r स्क्वायर, तो वो डिवाइड कर दी। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 1360, इसी वजह से जो टेम्परेचर एस्टिमेट किया जाता है वो 5800 केल्विन। ओके, फिर आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बेटा, ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे जब आप ये कर्व ड्रॉ करते हैं, यहां पर भी नहीं लिखा हुआ, मैं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ये कर्व किसने दी थी बेटा, कर्व्स गिवन बाय प्लैंक। ओके, प्लैंक्स, तो प्लैंक्स ने दी थी ये कर्व बेटा, उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर पे कर्व ड्रॉ करी, और वेन्स ने ये स्टडी किया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो जो इसकी पीक है वो स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही। तो एक टेम्परेचर पे बॉडी काफी सारी वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी इमिट करती है, बट मैक्सिमम एनर्जी किसके कोरस्पॉन्डिंग इमिट करती है, मैक्सिमम एनर्जी उस वेवलेंथ को यहां लैम्डा एम कहा गया। तो लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, दिस इज द वेन्स डिस्टेंस। लैम्डा एम रिप्रेजेंट द वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज,
बिटवीन E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये फोटोन के लिए होती है। इट इज फॉर फोटोन्स। ये थर्मल रेडिएशन है कि भाई किस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी जाए, ये दोनों अलग अलग है। ये होता है वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी फोटोन के लिए। यहां है कि किस मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी, किस वेवलेंथ के लिए एनर्जी मैक्सिमम होगी। जैसे कोई फ्लेम है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एक पर्टिकुलर कलर शो कर रहा है, यानी कि उस कलर की वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है, तभी वो कलर डोमिनेट है कर रहा है। जब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाया जाता है तो वो बी है, वेन्स कांस्टेंट। ये होता है 2.88 इंटू 10⁻⁻3। ये टेम्परेचर केल्विन में है बेटा। एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, टोटल इमिसिव पावर, इसलिए वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, टी की पावर 4। जो पीक ऑफ द कर्व है, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, वो टी की पावर 5 के प्रोपोर्शनल है। अगर आप एक आयरन रॉड को हीट करेंगे, ऑन हीटिंग एन आयरन रॉड, color changes from red to orange to yellow to blue and then finally white at extremely hot on heating a iron rod। ठीक है, किसी और को भी हीट करेंगे, किसी भी मेटल चीज को, तो वो यही कलर शो करेगा। क्यों, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वेवलेंथ कम होती जाएगी जिसपे मैक्सिमम एनर्जी इमिट होगी, और हमें मेनली वही कलर दिखेगा जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है। तो रेड जाएगा ऑरेंज। यहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग सिलेबस से हट गया है बेटा, बट जो पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी उसमें ये लिखा हुआ है, तो कोई पढ़ना चाहे तो इसे पढ़ सकते। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा और लाइक बटन भी जरूर दबाया होगा। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।